नमस्कार, मैं साजन कुमार आप सभी को एरोमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और देखने के बाद इसे अपने नोटबुक में अवश्य लिख कर याद करें, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। तो देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री है क्या। सरफेस केमिस्ट्री यानी पृष्ठ रसायन। तो पृष्ठ रसायन कहते किसे हैं? तो रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान का वह शाखा जिसमें हम लोग ठोस तथा द्रव के सतह पर होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम पृष्ठ रसायन या सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। यानी किसी सतह पर किसी चीज़ का चिपकना ही क्या कहलाता है? पृष्ठ रसायन कहलाता है। तो ठोस तथा द्रव का सतह होता है यानी कि सरफेस होता है, परंतु गैस का सतह यानी कि सरफेस नहीं होता है। एडजॉर्प्शन यानी अधिशोषण। तो अधिशोषण क्या है? तो किसी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य वस्तु का संचित या इकट्ठा होने की घटना को हम लोग अधिशोषण या एडजॉर्प्शन कहते हैं। अगर एडजॉर्प्शन या अधिशोषण पूछा जाए कि किसे कहते हैं, तो किसी ठोस या द्रव के सतह पर अन्य वस्तु का संचित या इकट्ठा होने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। नेक्स्ट है काज ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण का कारण। तो ठोस तथा द्रव के भीतर मौजूद अणु पर संतृप्त बल लगता है। ठोस तथा द्रव के सतह पर रहने वाले अणु पर केवल भीतर की दिशा में बल लगता है। दूसरे शब्दों में, ठोस तथा द्रव के सतह के समीप मौजूद अणु असंतृप्त बल लगाता है। इसे संतुलित करने के लिए ठोस तथा द्रव के सतह पर आने वाली कोई वस्तु इन पर संचित हो जाता है। एडजॉर्प्शन यानी कि एडजॉर्प्शन एग्जाम्पल यानी कि एग्जाम्पल ऑफ एडजॉर्प्शन यानी कि अधिशोषण का उदाहरण। अधिशोषण का उदाहरण कि वायु में मौजूद नमी को सिलिका अवशोषित कर लेता है तथा वायु को शुष्क बना देता है। दूसरा एग्जाम्पल है कि कच्चे चीनी का जलीय विलयन रंगीन होता है। जब इसको जंतु चारकोल के ऊपर से प्रवाहित किया जाता है तो इसका रंग जंतु चारकोल के द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है तथा ऐसे विलयन रंगहीन हो जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है, किसी बर्तन में O2, N2 इत्यादि गैसों का मिश्रण लेते हैं तथा जब इसमें चारकोल रखते हैं तो गैस का दाब घट जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि चारकोल के सतह पर अवशोषित हो जाता है, यानी कि उसके सतह पर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो नेक्स्ट है कि अधिशोषण के दौरान वैसा वस्तु जो ठोस या द्रव पर अधिशोषित होता है उसे हम अधिशोष्य तथा वैसा ठोस या द्रव जिसके सतह पर अधिशोषण होता है उसे हम अधिशोषक कहते हैं। यानी कि अधिशोष्य को एब्जॉर्बेट कहते हैं और अधिशोषक को एब्जॉर्बेंट कहते हैं। तो डिजॉर्प्शन क्या है? विशेषण क्या है? तो वैसा घटना जिसमें अधिशोषक के सतह को छोड़ देता है उसे हम विशोषण कहते हैं। यह अधिशोषण का व्युत्क्रम होता है। अधिशोषण उसके कहा जाता था जो किसी ठोस या द्रव के सतह पर इकट्ठा होता था। लेकिन विशोषण क्या करेगा कि किसी ठोस या द्रव के सतह को छोड़ देगा। तो अगर पूछा जाए कि विशोषण क्या है, तो विशेषण क्या है? तो ऐसा घटना जिसमें अधिशोषक के सतह को छोड़ देता है उसे हम विशोषण कहते हैं। यह अधिशोषण का व्युत्क्रम होता है, यानी कि इन्वर्स होता है, रिवर्स। एब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण। तो अवशोषण क्या है? जब वस्तु ठोस या द्रव के सतह तथा उसके भीतर समान रूप से वितरित हो तो इस घटना को हम लोग अवशोषण कहते हैं। यानी कि बाहर भी और अंदर भी हो, समान रूप से वितरित हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। जॉर्प्शन यानी कि शोषण। जब अधिशोषण एवं अवशोषण की घटना साथ साथ हो तो इस घटना को हम लोग शोषण कहते हैं। अगर दोनों एक साथ हो, यानी कि अधिशोषण और अवशोषण दोनों एक साथ हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? शोषण यानी कि जॉर्प्शन कहेंगे।
नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन, यानी कि अधिशोषण का प्रकार। तो अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन और निगेटिव एडजॉर्प्शन। तो पॉजिटिव एडजॉर्प्शन यानी कि धनात्मक अधिशोषण क्या है? वैसा अधिशोषण जिसमें वस्तु का सांद्रण ठोस या द्रव के सतह पर अधिक होता है उनके भीतर की तुलना में, तो इस प्रकार के अधिशोषण को धनात्मक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि वैसा अधिशोषण जिसमें वस्तु का सांद्रण ठोस या द्रव के सतह पर अधिक होगा लेकिन उसके भीतर क्या होगा? कम होगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक अधिशोषण। देखिए जैसा कि फिगर में भी बताया गया है कि अंदर बहुत कम है और बाहर क्या है? ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। निगेटिव एडजॉर्प्शन यानी कि ऋणात्मक अधिशोषण। तो जब अधिशोष्य का सांद्रण अधिशोषक के सतह पर कम होता है तथा भीतर ज़्यादा होता है, तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि अधिशोष्य का सांद्रण अधिशोषक के सतह पर कम होगा, यानी कि उसके ठोस या द्रव के सतह पर कम होगा लेकिन उसके भीतर ज़्यादा होगा, तो उसको हम लोग ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। जैसा कि फिगर में भी दिखाया गया है कि अंदर में क्या है? ज़्यादा है और उसके सरफेस यानी कि उसके सतह पर क्या है? कम है, तो इसको हम लोग निगेटिव एडजॉर्प्शन यानी कि ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। एब्जॉर्प्शन है यानी कि अवशोषण है। तो देखिए अवशोषण में भी अंदर में भी और उसके सरफेस यानी कि अधिशोषक के सतह पर भी समान रूप से जितना अंदर है उतना बाहर है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अवशोषण कहेंगे। एग्जाम्पल है कि जब KCl के सांद्रित विलयन को रक्त चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो यह धनात्मक अधिशोषण को दर्शाता है, जबकि KCl की तनु विलयन को रक्त चारकोल के साथ हिलाया जाता है तो यह ऋणात्मक अधिशोषण को दर्शाता है। यानी कि रक्त चारकोल के साथ अगर उसको मिलाते हैं तो उसके सरफेस पर ज़्यादा होगा, उसके अंदर क्या होगा? कम होगा, तो वो हो जाएगा धनात्मक अधिशोषण। लेकिन जब तनु विलयन को रक्त चारकोल के साथ हिलाया जाएगा तो यह ऋणात्मक अधिशोषण को दर्शाएगा, क्योंकि उसके सतह पर कम होगा और उसके भीतर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण का एंथैल्पी। तो एक मूल अधिशोष्य को अधिशोषक के सतह पर अधिशोषण करने के लिए जितना एंथैल्पी में परिवर्तन आता है उसे हम अधिशोषण का एंथैल्पी कहते हैं। इसको kg मोल इनवर्स 1 में दर्शाया जाता है। तो अधिशोषण सामान्यतः ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब यह है कि इसमें क्या होगा? ऊष्मा का मुक्त होगा। हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कांच के सतह पर एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। हाइड्रोजन अणु में मौजूद बंधन को तोड़ने के लिए ऊष्मा दिया जाता है, यानी कि इसमें ऊष्मा बाहर से दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी। अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच बल के प्रकृति के आधार पर अधिशोषण को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांटे हैं, जो इस प्रकार है। फर्स्ट है फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजियोजॉर्प्शन, इसे भौतिक अधिशोषण कहा जाता है। सेकेंड है केमिकल एडजॉर्प्शन या केमियोजॉर्प्शन, इसे रासायनिक अधिशोषण या रसोपशोषण कहा जाता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण क्या है? जब अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच कमजोर वांडर वाल बल लगता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण कहते हैं। यानी कि भौतिक अधिशोषण क्या है अगर पूछा जाए तो जब अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच कमजोर वांडर वाल बल लगता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को भौतिक अधिशोषण या फिजिकल एडजॉर्प्शन या भौतिक या फिजियोजॉर्प्शन कहते हैं। सेकेंड है केमिकल एडजॉर्प्शन यानी कि रसोपशोषण या रासायनिक अधिशोषण। तो जब अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच रासायनिक बंधन बनता है तो इस प्रकार के अधिशोषण को हम लोग रसोपशोषण या रासायनिक अधिशोषण या केमियोजॉर्प्शन या केमिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन यानी कि भौतिक अधिशोषण का अभिलक्षण, यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अभिलक्षण क्या है, वो देखते हैं।
तो भौतिक अधिशोषण में अधिशोष्य तथा अधिशोषक के बीच कमजोर वान डेर वाल्स बल लगता है, पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। सेकेंड है भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक के सतह पर एक से अधिक परत बना सकता है, यानी कि भौतिक अधिशोषण में अधिशोषक के सतह पर एक से अधिक परत बना सकता है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। भौतिक अधिशोषण किस प्रकृति का होता है? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता है। इसका मतलब है कि कोई भी गैस अधिशोषक के सतह अधिशोषित हो सकता है, यानी कि इस पर कोई भी अधिशोषित हो सकता है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण के एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। यह सामान्यतः 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल के बीच में रहता है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण के दौरान अधिशोष्य का आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि अधिशोष्य का आणविक अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्र बढ़ाने में भौतिक अधिशोषण का दर बढ़ता है। नेक्स्ट है कि तापक्रम का मान बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का दर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण का दर सामान्यतः बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है भौतिक अधिशोषण के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान बहुत कम या ना के बराबर होता है। ठीक उसी प्रकार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन यानी कि रसोपशोषण के अभिलक्षण देखेंगे। तो देखते हैं क्या है इसका अभिलक्षण। जस्ट इसी का अपोजिट है। रसोपशोषण में अधिशोषित तथा अधिशोषक के बीच मजबूत रासायनिक बंधन बनता है। उसमें क्या था कि कमजोर वान डेर वाल्स था, इसमें क्या है? मजबूत रासायनिक बंधन बनेगा। रसोपशोषण अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, जबकि भौतिक अधिशोषण क्या था? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। जस्ट उसी का अपोजिट है, इसे अच्छे तरह से याद रखिए। रसोपशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है। उदाहरण के तौर पर O2 धातु के सतह पर अधिशोषित होकर ऑक्साइड का निर्माण करता है, जबकि H2 धातु के सतह पर अधिशोषित होकर हाइड्रेट का निर्माण करता है। नेक्स्ट है रसोपशोषण में अधिशोष्य अधिशोषक के सतह पर केवल एक ही परत बना सकते हैं। भौतिक अधिशोषण में क्या था कि उस पर एक से अधिक परत बना सकते हैं, लेकिन रसोपशोषण यानी कि रासायनिक अधिशोषण में केवल एक ही परत बना सकते हैं। रसोपशोषण के लिए अधिशोषण के एंथैल्पी का मान अधिक होता है तथा यह सामान्यतः 200 से 400 किलो जूल प्रति मोल के बीच में रहता है। नेक्स्ट है रसोपशोषण में अधिशोष्य के आणविक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। नेक्स्ट तापक्रम बढ़ाने पर रसोपशोषण का दर प्रारंभिक अवस्था में बढ़ता है, उसके बाद घटने लगता है। यानी कि शुरू में तापक्रम बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण का दर बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है? घटते चला जाता है। नेक्स्ट है दाब बढ़ाने पर अधिशोषण का दर घटते जाता है तथा रसोपशोषण का दर घटते जाता है। नेक्स्ट है अधिशोषक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर रसोपशोषण का दर बढ़ते जाता है। नेक्स्ट है रसोपशोषण के लिए संक्रियण ऊर्जा का मान सामान्यतः अधिक होता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही टॉपिक पर हम लोग अध्ययन किए हैं। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे सरफेस केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक बचा है उसके बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।